नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का भूगोल हम लोग कवर करेंगे आज। इसमें जो है उत्तर प्रदेश से भूगोल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश भूगोल में आपका जो है उत्तर प्रदेश की नदियाँ हो गई, झीलें हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। इससे जितने भी क्वेश्चन आने वाले रहेंगे उत्तर प्रदेश में सारा का सारी के साथ कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश का सीमांत राज्य है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सीमांत राज्य है। पेन को छोटा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल से स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमा चीन तिब्बत के क्षेत्र से जुड़ी थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश में उत्तर हिमालय शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी विंध्य श्रेणी से और पूर्व गंडक नदी है। अवस्थित के बारे में देखते हैं। अब जूम करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के देखते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो पूछा जाएगा कि यह है इसका निर्माण कब हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन युग में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 अंश 52 मिनट से 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कुल अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 7 डिग्री 36 मिनट है कुछ कुल अक्षांशीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं। प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 09 मिनट है। नोट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का स्रोत भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR है। यहाँ से जो है ये आंकड़ा लिया गया है। पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई हैं। ठीक है ना। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कहाँ से लगी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। यहाँ पर हम आगे मैप द्वारा देखेंगे कौन कौन सी सीमाएं लगी हुई हैं। देखिए, इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, जो है आपको यहाँ से मैप के द्वारा अच्छे से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे जो है पॉइंट पर। दिया गया है उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, देखिएगा पश्चिमी सीमाएं जो है हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। दक्षिणी सीमा। बढ़ते अगले पॉइंट पर। दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश को जो है स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा की अगर बात करें तो वह हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ मिलती है और सबसे छोटी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। पेन का कलर चेंज करते हैं। दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन? सहारनपुर है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगती है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले यानी 11 जिले किसे स्पर्श करते हैं? मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र। यानी सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों को जो है स्पर्श करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को जो है स्पर्श करता है सोनभद्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन है? नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों कौन कौन से? पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम दिया गया है, ठीक है। कौन सा? पहले महाराजगंज आता है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत। ये सभी सीमाएं जो है क्या है? नेपाल को स्पर्श करती हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं, प्रदेश के सबसे कम जिलों यानी एकमात्र झांसी का स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। ललितपुर जो है सिर्फ झांसी को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला आपका ललितपुर है। यानी ललितपुर जिला जो है वह मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में यहाँ बताया गया है। हिमाचल प्रदेश से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश से आपका सहारनपुर सिर्फ मिलता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश को सहारनपुर स्पर्श करता है। बाकी हरियाणा की अगर बात करें तो इससे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ एवं मथुरा ये सभी जो है जिले स्पर्श करते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ से मथुरा और आगरा मिलता है राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक जो है जिलों को स्पर्श मध्य प्रदेश राज्य करता है। कौन कौन से? देखिए पूरा का पूरा ध्यान में रखना चाहिए आपको। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन, ये सभी जिले जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। यही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र स्पर्श करता है। झारखंड से सिर्फ सोनभद्र स्पर्श करता है। बिहार को देखा जाएगा अच्छे से, क्योंकि बिहार से कौन कौन मिलता है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सभी जिले जो हैं बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड की यहीं बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सभी जो है उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो जो है दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों का जो है सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल से कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसके लगभग 7.33% के बराबर है। आगे देखते हैं, पूर्व देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से सुनाई देगा। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा स्थान है, यानी क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले जो है 4 राज्य कौन कौन है? 3 राज्य। कौन? सबसे नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यानी 3 जो है राज्य उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, बुक को मैंने पहले पढ़ लिया है इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है हाईलाइट हो गया है, तो उसके लिए जो है आप लोग परेशान नहीं होइएगा। दिया है उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को जो है अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल, अब उत्तराखंड, यानी जब बना था उत्तराखंड तब इसका नाम उत्तरांचल था। कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में दिया है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, जो है इसका क्षेत्रफल क्या है? जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है 6,788 वर्ग किलोमीटर। तीसरा नंबर पर हरदोई है 5,947 वर्ग किलोमीटर और सीतापुर है 5,743 किलोमीटर। जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं।
अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में दिया है। नंबर 1 पर हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर, फिर भदोही आता है 1015 वर्ग किलोमीटर, फिर गाजियाबाद है 1034 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद है शामली 1167.58 वर्ग किलोमीटर। अगला फैक्ट देखते हैं, प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, ठीक है ना, और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी शामली। आगे देखते हैं, प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः उत्तर में आपका सहारनपुर है और सबसे दक्षिण में आपका सोनभद्र है, ठीक है ना। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन हैं, जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, यानी एनसीआर में आते हैं। कौन कौन? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। कुल शामिल क्षेत्रफल का 14,826 वर्ग किलोमीटर जो है एनसीआर क्षेत्र में आता है। अगला देखते हैं, भौगोलिक विभाग उत्तर प्रदेश का, माफिया भौतिक विभाग, ठीक है ना। यह है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। कौन? पहले नंबर पर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पर मैदानी क्षेत्र और तीसरे नंबर पर दक्षिण का पठारी क्षेत्र। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, यानी उत्तर प्रदेश में अब जो है पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार नहीं रह गया है, सब उत्तराखंड में चला गया। और इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाभर तथा तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। जो है यह गोरखपुर एरिया जो है कछारी क्षेत्र देखा जाता है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्य 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन? भाभर का एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण पठारी क्षेत्र। यह 3 भागों में जो है उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तब अब पहले नंबर का देखते हैं, भाभर एवं तराई प्रदेश के बारे में देखते हैं, जो है पहले नंबर पर। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी भाभर एवं तराई कहलाती है। भाभर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। जो भाभर क्षेत्र है बड़े बड़े कंकड़ रहते हैं, तो नदियां जो है नीचे से बहती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और फिर तराई क्षेत्र में जो है यह दिखाई देने लगते हैं। भाभर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जड़ोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियां बनती हैं। भाभर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। आगे देखते हैं, पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ साथ यह सकरा होता जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो है सकरा होता चला जाता है। तराई क्षेत्र भाभर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो महीन अवसादों से निर्मित है। यही आपका तराई क्षेत्र है। आगे देखते हैं, घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। ठीक है, यानी तराई क्षेत्र में ये सब भाग आते थे। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफी कम हो गई है, यानी जो है तराई क्षेत्र का विस्तार जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे देखते हैं, इसका काफी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ गन्ना, गेहूं, धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं, यानी तराई क्षेत्र में पैदावार बहुत अधिक हो रहा है। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में
मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी राढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाभर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप मृदा से बना हुआ है। दूसरे नंबर पर देखते हैं गंगा यमुना का जो है मैदानी भाग। तराई क्षेत्र देख लिए, अब गंगा यमुना का मैदानी भाग के बारे में देखते हैं। दिया गया है, इसको 3 उप विभागों में बांटा गया है गंगा यमुना के मैदानी भाग को। पहले नंबर पर गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, दूसरे स्थान पर गंगा यमुना का मध्य प्रदेश मैदानी प्रदेश, तीसरे स्थान पर गंगा का पूर्वी मैदान, यानी 3 भागों में से बांटा गया है। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी है, पट्टी के रूप में है, यह चौड़ी पट्टी के रूप में जो है निर्मित है। जो है गंगा यमुना के मध्य मैदानी की भाग की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, आगे देखते हैं मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही में है। ठीक है ना, पूर्वी मैदान की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विस्तृत मैदानी प्रदेशों का निर्माण अभिनूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांश से उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से पूर्व की ओर है। अब यहीं गंगा के दक्षिणी पठारी भाग की बात करें, जो है दक्षिणी पठारी मैदान की, तो उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड, बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित किए गए हैं। अगले पेज पर आएंगे। अब दिया गया है, यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी तथा पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियां इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा जिले, प्रयागराज जिले और मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले का चकिया तहसील आती है। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर है के आसपास है तथा कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। पठार की जो है पहाड़ियाँ भी ऊंची होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के विंध्य काल की प्राचीनतम निच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निपेक्षित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड का निर्माण के बारे में देख लिए। आगे देखते हैं, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, जो कि रेगुर कहलाती है, का विस्तार है, जो मालवा के पठार का हिस्सा है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो क्या है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चिलास घास उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत से मिलते हैं।
बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है। बघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियां अवस्थित हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिणी पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन और सोन एवं टोंस हैं। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूं हैं। तो जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है जो है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश में जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तराई क्षेत्र में यह नमी के लिए रहती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में पहचान की गई, यानी उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन सी ये हैं। अब जो है पीडीएफ को जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। देखते हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 तक औसत वार्षिक वर्षा में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण यह है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घट जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु की शुष्क शीत वाला मानसून अर्थात प्रकार मिलता है। आगे देखते हैं। दिया है थर्नाटवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। 3 ऋतुएं जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। यही शीत ऋतु के बारे में चर्चा करें तो दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का रहता है। सबसे अधिक ठंडी उत्तर प्रदेश में जो है औसतन देखा जाए तो जनवरी में पड़ता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में शीत ऋतु की औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान जो है 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदान पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगले पेज को अब कवर करेंगे। यहाँ से देखते हैं। दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान जो है 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मैदानी क्षेत्रों की यह बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। देखिए जब उत्तर प्रदेश में ठंडी के मौसम में कभी कभी वर्षा हो जाती है ना, तो यह आपका उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से होती है।
जिसकी औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु देख लिए, अब यहाँ से ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे। दिया है उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहता है। ठीक है ना, मध्य जून तक चलता है। इसके बाद जो है वर्षा आपको आई जाती है। प्रदेश में मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आप लोग देख ही रहे हैं इस समय तापमान क्या है, तो यही सबसे ज़्यादा तापमान का समय चल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान जो है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान जो है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। गर्मियों की अगर बात करें यानी जून के समय की बात कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जो है 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट की अवस्थित होना है, यानी कर्क रेखा से निकट जितने रहेंगे जो है उतनी अधिक गर्मी पड़ती है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। पॉइंट देखिए, हम उसी को हाईलाइट किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी पूछा जाए तो झांसी एवं आगरा में, सबसे कम पूछा जाए तो बरेली में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इस शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। अब आते हैं वर्षा ऋतु के बारे में देखते हैं। दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहता है। तो यही जून के अंतिम सप्ताह में जो है मानसून धीरे धीरे आने लगता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान जो है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा ऋतु की यहाँ पर बात हो रही है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है। अरब सागर से वर्षा जो है दक्षिण पठारी भाग में होती है। अगला पॉइंट है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीनों में प्राप्त होता है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय आंकड़े 1989 से लेकर 2018 तक ये आंकड़े दिए गए हैं। इसमें जो है उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कैसे होती है, कौन से मानसून से, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला पॉइंट है। उपरोक्त अवधि के माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर, ध्यान रखिए गोरखपुर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। यानी गोरखपुर में जो है सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। इस दौरान सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में कितना 1245.3 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जबकि सबसे कम वर्षा रायबरेली में 463.8 mm दर्ज हुई है। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा रायबरेली में। आगे के पॉइंट देखते हैं। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्षा 2021 में
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र 967 mm और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ 386 mm रहा है। ठीक है ना, जो है ये 2021 के कैलेंडर जो 2022 में जारी किया इसके अनुसार बता रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वांचल क्षेत्र जो है गोरखपुर वाला हिस्सा की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। वर्षा 1987 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी। माफ कीजिएगा, वर्ष 1987 में जो है सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें प्रदेश का 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। ठीक है ना, राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ से प्रभावित हो गया था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हम लोग मानसून देख चुके। देखिए आगे क्या दिया है, आगे जो है उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग जो दिख रहे हैं उसे अच्छे से कवर करेंगे। दिया गया है आपका, मृदा या मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों का ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदा पैतृक पदार्थ चट्टान, जलवायु, वर्षा तथा तापमान की ढाल की तीव्रता, वनस्पतिक और समय, दीर्घकालिक और अल्पकालिक समय की बात कर रहा है, पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोवाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, गंगा के विशाल मैदान की न्यूनतम वन उपनूतन मिट्टियाँ। दूसरा है दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार एवं बिंद शैली या बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ, यानी दो भागों में विभाजित किया गया। अब यहाँ से गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं के बारे में देखते हैं। दिया गया है आपका, इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा पीडीएफ के लिए हम पढ़ दे रहे हैं, आपको सुनाई दे दीजिएगा। पहले नंबर पर आता है बांगर या पुरानी जलोढ़। दूसरे नंबर पर खादर या नवीन जलोढ़। बांगर और खादर बहुत बार आपसे पूछा गया है। देखते हैं, नवीनतम काप मिट्टी के क्षेत्र को बांगर कहते हैं और नवीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। प्राचीनतम वाले को बांगर कहते हैं, माफ कीजिएगा, प्राचीनतम को बांगर कहते हैं और नवीनतम को जो है खादर कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बांगर मिट्टी को दोमट, देखिए बांगर मिट्टी के कई नाम है, कौन, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भुंड या पुरातन काप मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें से कोई भी नाम आपके ऑप्शन में आ सकता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहास मिट्टी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है, यानी इसमें अधिक उपज होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर मिट्टी को नूतन काप, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। लाल एवं काली मिट्टी राज्य झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है लाल एवं काली मिट्टी। अगला पॉइंट है, इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल एवं दो प्रकार की है, परवा और राकड़।
परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ एक क्षारीय मृदा है। अगला पॉइंट देखते हैं, भाभर पर्वतदीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बलुआ तथा कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत ही छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर आता है, नदियाँ नीचे रहती हैं लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाभर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छा पैदावार होता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा राम गंगा दोआब क्षेत्र में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी का क्षेत्रीय भाग में सिकटा, करियाल एवं धानक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंचता है। अगला पॉइंट देखते हैं, गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में प्लाइस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी 10 से 12 फीट ऊंचे टीले के भूड़ कहा जाता है। 10 से 12 फीट ऊंचे टीले दिखाई देते हैं, इन्हें भूड़ कहा जाता है। भूड़ हल्की दोमट मिट्टी एवं मिश्रित बलुई मिट्टी का होता है। अब आगे हम बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मिट्टी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भोटा, मार, कावड़, पटवा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास अथवा रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ मृदा के बारे में दिया गया, उसका स्थानीय नाम, यानी जो स्थानीय जगह पर उन्हें क्या बोला जाता है, इसके बारे में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो खादर मृदा जो होती है, इसे जो है स्थानीय नाम में नवीन जलोढ़, कछारी मिट्टी, दोमट, मटियार मिट्टी, सिल्ट बलुआ, ये सभी के नामों से जाना जाता है स्थानीय क्षेत्रों में। अब देखते हैं, अब बांगर मिट्टी की अगर बात करें तो बांगर मिट्टी के भी कई नाम हैं, जैसे पुरानी जलोढ़ मृदा, उपरहास मृदा, दोमट मृदा, मटियार बलुई दोमट, रेह, बंजर तथा कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। माफ कीजिएगा, ऊसर भूमि की यहाँ बात हो रही है। ऊसर भूमि को रेह, बंजर तथा कल्लर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, बलुई मिट्टी के भी कई नाम हैं, जैसे बलुई मिट्टी जो ऊंचे टीले होते हैं, इन्हें भूड़ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो बलुई मिट्टी होती है, टीले 8 से 10 मीटर के होते हैं, इन्हें भूड़ कहा जाता है। काली मृदा के नाम की अगर बात करें तो इसे रेगुड़ मृदा, करेल मृदा या कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब बुंदेलखंड की मिट्टियों की अगर बात करें तो इन्हें लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकस या राकड़ मृदा, भोटा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, भोटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। माड़ की अगर बात करें तो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी भी चिकनी मिट्टी होती है, काली या रेगुड़ मिट्टी की। माड़ की मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। माड़ मिट्टी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखते हैं मांट मिट्टी के बारे में। मांट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है चूना अधिक होता है। पड़वा मिट्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। पड़वा मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह हल्के लाल रंग की होती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाए जाने वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के
मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों एवं झांसी में पाई जाती है। ये सभी जिलों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल मिट्टी का निर्माण बालियूम लाल सेलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों की जल प्लावित क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जहाँ जल भरा होता है बेतवा और धसान नदियों का, वहाँ जो है पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना खनिज की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में सब नहीं होता है। देखते हैं, लाल मिट्टी में गेहूं, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ऊसर और रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर और सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती है ऊसर मिट्टी, तथा ये लक्षण साल्ट से प्रभावित है, क्योंकि नमक जब जो है साल्ट युक्त हो जाता है उसमें जो है पैदावार कम हो जाता है। आगे देखते हैं, रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन, दक्षिणी क्षेत्र में रील अपर्दन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता है। इसी कारण जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा एवं आगरा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वायु अपर्दन से कौन कौन जिला प्रभावित होता है? मथुरा और आगरा। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है, यहाँ पर जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। प्रदेश के देखते हैं, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में दिया गया, इसे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी है, कैल्शियम युक्त मृदाएँ हैं, लाल बलुई मृदाएँ हैं, तराई मृदाएँ, लाल एवं पीली मृदाएँ, मध्य काली मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ हैं। ठीक है ना, ये सब थे उत्तर। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक करेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं। नदियों की उद्गम शोध के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरे नंबर पर गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ और तीसरे स्थान पर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को जो है नदियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इसमें गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर हिमालय तथा दक्षिण विंध्य द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन एवं धसान नदियों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से जूम करके अच्छे से उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। दिया गया है आपका, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, काली शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदियाँ। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि मैदानों से निकलती हैं? गोमती नदी हो गया, वरुणा नदी हो गया, पांडु हो गया, सई नदी और ईशन नदी, ये सब जो है मैदानी भाग से निकलती है। अगला पॉइंट देखते हैं,
प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो प्रायद्वीप से निकलती हैं? चंबल नदियाँ हैं, बेतवा है, केन है, सोन नदी, टोंस, कल्हार, रिहंद और है। ये सब नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दिया गया है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। ठीक है ना, कितना? 1450 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में तय करती है गंगा नदी। और अगर गंगा नदी की पूरी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखिएगा। गंगा नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियां देखा जाए तो इसकी सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी नदी, फिर गंडक दिया है, बागमती है, कोसी नदी, यमुना नदी, उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ये सब नदियाँ जो है गंगा नदी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ से उत्तरी किनारे से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती। ये सब नदियाँ जो है उत्तर से आके मिलती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दक्षिण से अगर मिलने की बात की जाए तो यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी, ये तीनों नदियाँ जो है दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। आगे देखा जाए, गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। ठीक है ना, आपको पता है गंगा, यमुना, सरस्वती मिलकर जो है प्रयागराज में जो है त्रिवेणी बनाती हैं। गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। उद्गम स्थान पर गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, दिया गया है आपका भागीरथी एवं अलकनंदा नदी। ध्यान रखिएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग से मिलती है। यानी धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ये सब नदियाँ देखिए एक ही में मिल रही हैं अलकनंदा में। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है ना, हरिद्वार से जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, बिजनौर जनपद। ध्यान रखिएगा, बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा आपके। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से राज्यों से होकर बहती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती, गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर आदि हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नदियों का लिस्ट दिया गया है, इसे हम लोग देखेंगे। गंगा नदी यह आपका उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी ये भी आपके उत्तराखंड से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। घाघरा नदी आपके तिब्बत से निकलती है, इसकी लंबाई जो है 1080 किलोमीटर। सब उत्तर प्रदेश की नदियों की बात हो रही है यहाँ पर। चंबल नदी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। सोन नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। राप्ती नदी देखिएगा गोरखपुर से जोकर बहती है, इसकी उद्गम स्थल नेपाल है और 640 किलोमीटर लंबी है। बेतवा नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। गोमती नदी ये भी उत्तर प्रदेश से निकलती है, इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। टोंस नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है।
शारदा नदी उत्तराखंड से निकलती है, इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। तो ये सब थी उत्तर प्रदेश की बहने वाली नदियाँ, उनकी लंबाई दी गई है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कीठम झील, जिसे सूर सरोवर के नाम से जानते हैं, यह आपका आगरा में स्थित है। गौर झील रामपुर में स्थित है। बड़ा ताल यानी गोखुर झील शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है। कुंद्रा समुंदर झील उन्नाव में स्थित है। मदन सागर महोबा में स्थित है। टांदा दरी दरार गर्त जो है यह मिर्जापुर में स्थित है। बेला सागर कृत्रिम झील महोबा में स्थित है। चित्तौरा झील जो है बहराइच में स्थित है। और दरवन झील अंबेडकर नगर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सुरहा ताल आपके बलिया में है। करेला आपके लखनऊ में है। समस्तपुर आपके झील रायबरेली में है। राधा कुंड मथुरा में स्थित है। बल्हापारा कानपुर में स्थित है। राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, औंधी ताल वाराणसी में स्थित है। मोती झील कानपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है। और शेखा झील जो है अलीगढ़ में स्थित है। ये सब थे आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें। अब आते हैं अगले पेज पर, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिया गया है आपका, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गंगा नदी पूरा हो गया, अब यमुना नदी को यहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि जो है दो ही बड़ी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। इन सभी राज्यों में यह बहती है। आगे देखते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। ये सब जो है जिलों से होकर यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट कुछ नदियाँ दी गई हैं। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी की नदी से मिलती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख नदियों के बारे में हमने देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो भी प्रमुख झीलें हैं इसे देखेंगे। दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहत चाप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। झीलों नहीं, अब यहाँ पर जो है नदियाँ ही पूरा कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम बात करें तो हिमालय की दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। यानी रामगंगा जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। रामगंगा नदी कालागढ़ उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब शारदा नदी के बारे में देखते हैं। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को किस नाम से जानते हैं? काली गंगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होने वाली नदी शारदा नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। उसके बाद आते हैं घाघरा नदी के बारे में देखते हैं। घाघरा नदी का उद्गम
मापचागुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। आगे देखेंगे, इसे जो है आपका, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। 1080 किलोमीटर प्रभावित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अब राप्ती नदी के बारे में देखते हैं। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकमकोट नेपाल से है। राप्ती की सहायक नदियां रोहिणी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान से होता है। अब चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती एवं बनास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध है। चंबल नदी अपने अवनलिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाता है। बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिले से होकर बहती है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से जाना जाता है। केन नदी यमुना नदी का संगम भोजहा बादा के निकट होता है। सोन नदी को अब कवर करेंगे। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है। सोन की सहायक नदियां में रिहंद नदी, कनहर नदी, उत्तरी कोयल नदी आती है। गोमती नदी को यहाँ से कवर करेंगे। देखते हैं क्या दिया है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील, गोमत ताल झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, आगे देखते हैं सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर प्रभावित होती है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी से जाकर जो है गोमती नदी मिल जाती है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गचाई नदी हो गया, सई नदी, जोमकाई नदी है, बरना नदी, चूहा हो गया, सरयू हो गया, गिरी, कल्याणी और कथना। टोंस नदी के बारे में देखते हैं। ये भी आपके उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है। टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। ध्यातव्य है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, उसका उद्गम बंदरपुछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है। देखिए, दो टोंस नदियाँ, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है। कुछ अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं। हिंडन नदी, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले के ऊपरी शिवालिक क्षेत्र से निकलती है।
यह गंगा यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पर आता है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है और पिपरी सोनभद्र के निकट स्थित है। ओबरा बांध है, ये भी रिहंद नदी पर, ये आपका सोनभद्र में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और झांसी में स्थित है। मुंसाखंड बांध कर्मनाशा नदी पर है और चंदौली के निकट स्थित है। जिरगो बांध जिरगो नदी पर है और यह जो है मिर्जापुर में स्थित है। आगे देखते हैं। अहरौरा बांध जो है गराई नदी पर स्थित है और मिर्जापुर में स्थित है। मेजा बांध बेलन नदी पर स्थित है, ये भी मिर्जापुर में है। अधावा बांध अधावा नदी पर है और मिर्जापुर में स्थित है। सिरसी बांध बखेर नदी पर और मिर्जापुर में स्थित है। पारीछा बांध बेतवा नदी पर और झांसी के निकट स्थित है। गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर है चित्रकूट में। जामिनी नदी जामिनी बांध जामिनी नदी पर और ललितपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर में स्थित है। शहजाद बांध शहजाद नदी ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है और यह ललितपुर में स्थित है। सजनाम बांध सजनाम नदी ललितपुर में स्थित है। राजघाट बांध बेतवा नदी ललितपुर में स्थित है। मोहदा बांध बिरमा नदी हमीरपुर में स्थित है। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। आगे देखते हैं। कनहर बांध कनहर नदी राबर्सगंज सोनभद्र में स्थित है। सुकमा बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा नदी चकिया चंदौली में स्थित है। देखते हैं। कनहर बांध कनहर नदी राबर्सगंज में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा में स्थित है। सलारपुर बांध कदरिया नदी महोबा में स्थित है और पथराई बांध पथराई और सुखाई नदी झांसी में स्थित है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है नदी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी में मिलती है। मई नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है नदियों के बारे में पूरा का पूरा हम लोग ने कवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश के भूगोल का जो है प्रथम पार्ट था, एक पार्ट और आएगा जिसमें जो है प्राकृतिक जलवायु वन क्षेत्र उत्तर सब देख लेंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।